हेलो एवरीवन, आज हम करंट अफेयर की एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। तो न्यूज़ है, जीरो टैरिफ से बर्बाद हो सकते हैं भारत के किसान। ट्रंप का दावा है कि भारत तैयार है, क्या मोदी सरकार झुक जाएगी। तो देखिए, ये न्यूज़ है जीरो टैरिफ को लेकर आ रही है कि अमेरिकी सामान पर जीरो टैरिफ लगाने को भारत सरकार जो है वो तैयार है। यह ट्रंप दावा कर रहे हैं और इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा भारत के किसानों पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर और भी सभी क्षेत्रों पर। यह न्यूज़ चर्चा में क्यों है? डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत ने अमेरिकी सामान पर जीरो टैरिफ की पेशकश की है। भारतीय किसानों के बीच इस बात से चिंता जताई जा रही है। हालांकि भारत सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया है और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट किया कि व्यापार को लेकर बातचीत है वो अभी चल रही है। इस पर कोई भी समझौता अभी पारस्परिक लाभ पर आधारित होगा। अभी तक कोई भी इस बात को लेकर फैसला नहीं लिया गया है कि जीरो टैरिफ लगेगा या नहीं लगेगा। तो जीरो टैरिफ क्या होता है? इसका मतलब है कि किसी भी विदेशी सामान को बिना किसी टैक्स या किसी ड्यूटी शुल्क के देश में उसको आने देना, इंपोर्ट करना। उदाहरण के लिए, अगर भारत में अमेरिका से बादाम मंगवाने पर 50% टैरिफ लगता है, अगर अमेरिका से 1000 रुपये के बादाम मंगाई जाती है तो भारत में उसका दाम 1500 रुपये हो जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है। भारत अमेरिका के बीच जीरो टैरिफ समझौता होने के बाद ये बादाम 1000 रुपये में ही भारत में बिक सकेगा। पहले जो सामान जो 100 रुपये का सामान था, टैक्स की वजह से वो 200 में आ रहा था, उसकी कीमत बढ़ चुकी थी 200 तक। अब उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इट मीन्स जितना ही उसका रेट है ना 100 रुपये, उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो फिर भारत में भी 100 रुपये में ही बिकेगा। और इससे क्या होगा? अमेरिकी बादाम की भारत में बिक्री हो, जो अमेरिका का सामान है वो ज़्यादा इस भारत में आना शुरू हो जाएगा और उसकी बिक्री बढ़ जाएगी। जीरो टैरिफ क्यों लगाया जाता है? इसका रीज़न क्या है? जीरो टैरिफ का यूज़ किसी देश से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इससे घरेलू बाजार जो होते हैं उससे नुकसान हो जाता है। कई बार देश में बने सामान जो विदेशी कंपनियों के सस्ते सामान का मुकाबला नहीं कर पाते हैं। इससे घरेलू उद्योग जो हैं वो बंद हो जाते हैं और देश में बेरोजगारी बढ़ जाती है। जीरो टैरिफ से सरकार को रेवेन्यू का नुकसान होता है, वो भी एक अलग बात है। इसको लगाना अगर समझा जाए तो इसका मेन मोटिव ये होता है कि किसी भी देश का जो व्यापार है उसको बढ़ावा देना किसी और देश के साथ, ठीक है। लेकिन अगर इसको ज़्यादा लगाया जाए, जहाँ बिना बात के, बिना ज़रूरत के लगाया जाए, तो इसके बहुत नुकसान भी हो जाएंगे, जिससे कि जो भारत के जो उद्योग है, किसी भी देश के, भारत नहीं, किसी भी देश के जो घरेलू उद्योग है वो नष्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह से तो इसमें ऐसा है कि अगर किसी देश पर कोई देश बिना किसी वजह के, बिना किसी खास रीज़न के ज़ीरो टैरिफ लगा देता है तो उस देश को काफ़ी नुकसान भी होगा। क्योंकि जब बाहर की चीज़ भारत में सस्ती किसी भी देश में सस्ती आने लग जाएगी तो जो यहाँ के घरेलू उद्योग है, जो यहाँ पर सामान भारत में बन रहा है, उसको कोई नहीं खरीदेगा। तो इसकी वजह से जो भारत या किसी भी देश के जो घरेलू उद्योग होते हैं उनको पूरी तरह से कह लीजिए वो डाउन हो जाती है पूरी इकोनॉमी भारत की, अगर हम देखें। और बेरोजगारी बढ़ सकती है, क्योंकि अगर सामान ही बाहर से तैयार होकर आएगा तो फिर इस देश में कौन लोग सामान बनाएगा, कौन काम कौन करेगा? तो कोई नहीं होगा, किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, किसी को कोई काम नहीं मिलेगा। इसी वजह से बेरोजगारी बढ़ जाएगी। अब देखिए, ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि भारत अमेरिका के लिए 100% शुल्क कटौती करने को तैयार है। तो ये ट्रंप का दावा है। ये न्यूज़ हमने द हिंदू न्यूज़पेपर से ली है, उन पर यह पब्लिश की गई है कि ट्रंप ऐसा दावा कर रहे हैं। भारत को दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक बताते हुए ट्रंप ने कहा है कि व्यापार का उपयोग हिसाब चुकता करने और शांति स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। तो उनका ये मानना है कि हम शांति स्थापित करना चाहते हैं, इस वजह से हम व्यापार का उपयोग कर रहे हैं। अब देखिए, क्या भारत ने सच में ट्रंप को ट्रंप नहीं आएगा, अमेरिका को जीरो टैरिफ का ट्रंप को अमेरिका जीरो टैरिफ का ऑफर दिया है क्या? भारत ने सच में ऐसा किया? अगर हम देखें तो भारत ने आधिकारिक रूप से अभी तक इसकी कोई घोषणा नहीं की है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की तरफ से जीरो टैरिफ का प्रस्ताव दिए जाने की बात खारिज की है। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कोई भी ऑफर नहीं दिया है।
वो कहते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड पर बातचीत अभी चल रही है। ये बातचीत बहुत ही जटिल, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर कोई फैसला नहीं लिया गया है इसमें, हम ऐसी डील चाहेंगे जो दोनों देशों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो ये एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स जो हैं, विदेश मंत्री हैं जो एस जयशंकर, तो उन्होंने कहा है कि अभी तक कोई ऐसी बातचीत नहीं है, लेकिन अगर कोई भी फैसला लेना पड़ा तो हम वो फैसला लेंगे जहां पर दोनों देशों को फ़ायदा हो। इसी बीच वाणिज्य मंत्री कहते हैं पीयूष गोयल, और वो 17 से 20 मई तक अमेरिका के दौरे पर है, वहां अमेरिका में मतलब है अभी तक। और इस दौरान वे अमेरिका वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटविन से भारत अमेरिका के ट्रेड पर भी बातचीत करेंगे। अब देखिए, JNU में इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, उनका क्या बयान आता है। भारत सरकार की तरफ से तो जीरो टैरिफ की बात नहीं की गई है। उन्होंने कहा है ट्रंप जब से भी सत्ता में आए हैं किसी ना किसी तरह से दूसरे देशों पर प्रेशर, दबाव डाल रहे हैं। ये उनका बयान भी भारत पर प्रेशर डालने के लिए हो सकता है। तो ये प्रोफेसर का बयान है। हालांकि न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि भारत ने पहले फेज में 60% अमेरिकी आयात पर जीरो टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है। मतलब जो पहले बातचीत की जो पहली मीटिंग हो चुकी है उसमें 60% तक जो अमेरिकी इंपोर्ट होगा उस पर जीरो टैरिफ लगाने की मतलब ऑफर रखा गया है। भारत भविष्य में इसे बढ़ाकर 90% तक भी कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप 5 प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें अमेरिका से खरीदा है भारत। भारत अमेरिका से क्या क्या चीज़ खरीदता है। पेट्रोलियम क्रूड है, जो कच्चा माल है, कच्चा तेल है, गोल्ड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, कोयला और कोक। तो यहाँ पर मात्रा दी हुई है, इसकी वैल्यू है लाख करोड़ रुपए में, मतलब कि 9.51 लाख करोड़ रुपए। और इस पर टैरिफ इतना लगा हुआ है। अगर हम देखें सबसे कम टैरिफ है अभी तक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स पर, कम टैरिफ है 2.5 से 0.5 के बीच। अब देखिए टॉप 5 प्रोडक्ट्स जिन्हें अमेरिका को बेचता है। अब एक्सपोर्ट क्या क्या करता है भारत। पेट्रोलियम, दवाइयाँ और फार्मा, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स, मोती और महंगे पत्थर, मशीनरी और इक्विपमेंट्स। तो अगर देखा जाए तो इन चीज़ों पर अभी तक ज़ीरो टैरिफ है। टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स, मोती, महंगे पत्थर और मशीनरी जो सामान है वो सारा, इन पर ज़ीरो टैरिफ है। और बाकी सब भी पर भी नाम आता ही है, थोड़ा कम ही है। अमेरिकी सामान पर ज़ीरो टैरिफ लगाने से भारत को क्या नुकसान होंगे। भारत अमेरिका से आने वाले सामान पर टैरिफ ख़त्म कर देता है तो इससे भारत के आम आदमी के साथ देश की इकॉनमी पर भी प्रभाव पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होगा वो भारतीय किसानों पर होगा। ज़ीरो टैरिफ का जो भी प्रभाव पड़ेगा उसको देखते हैं। सबसे पहला, सस्ते अमेरिकी आयात से प्रतिस्पर्धा कंपटीशन करना होगा जो भारत के किसान हैं उनको। अमेरिकी कृषि उत्पाद जिसमें मक्का, सोयाबीन, गेहूं, डेयरी उत्पाद जिसमें पनीर, मक्खन, फल जिसमें सेब और अंगूर है, ये सस्ते हो सकते हैं। अमेरिकी किसानों को भारी सब्सिडी 2022 में अमेरिका सरकार ने $16 बिलियन की कृषि सब्सिडी दी थी और ऐसी मिलती है जिससे उनकी उत्पादन लागत कम हो सकती है। भारतीय किसान विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसान हैं जो भारत के 86% किसानों का हिस्सा है। इस असमान प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएंगे। उदाहरण के लिए अमेरिका मक्का की कीमत भारतीय मक्का से 20 से 30% कम हो सकती है। अगर टैरिफ नहीं लगाया जाएगा मक्का पे तो वहाँ पर जितनी कीमत होगी उतनी ही कीमत मतलब बिना किसी टैक्स के भारत में भी उसकी बिक्री होगी। तो इसी वजह से जो भारतीय मक्का है, मतलब जो भारत में मक्का उगाया जाता है उसकी जो कीमत होगी वो ज़्यादा होगी। तो इसी वजह से जो भारत की चीज़ है वो कोई नहीं खरीदेगा भारतीय मक्का, तो फॉरेन मतलब जो अमेरिकी मक्का है उसको खरीदेंगे। इस वजह से किसानों को लॉस हो सकता है। अब देखिए आय और आजीविका पर संकट होगा। सस्ते आयात से स्थानीय बाजारों में कृषि उत्पादों की कीमतें गिर जाएंगी जिससे किसान की जो आमदनी वो कम होगी। 2023 में भारतीय किसानों की औसत मासिक आमदन लगभग 10,218 रुपये थी और ये कम हो सकती है। तो आप खुद सोचिए, मासिक मतलब पूरे महीने की आमदन 10,218 रुपये है और इससे भी अभी कम होने की संभावना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उस पर खरीद प्रभावित हो सकती है क्योंकि सरकार को सस्ते आयात के कारण MSP की ज़रूरत ही नहीं होगी।
तो अब देखिए, जब बाहर से इतना सस्ता सामान आ रहा है किसी और कंट्री से, तो इससे क्या होगा कि एमएसपी की ज़रूरत ही नहीं होगी सरकार को। भारतीय किसानों को अमेरिकी किसानों की तुलना में बहुत कम सरकारी सहायता मिलती है, 6,000 रुपये बनाम 26.78 लाख रुपए प्रति वर्ष। तो अब देखिए, भारत में किसानों को 6,000 रुपये मिलते हैं और 26.78 लाख रुपए प्रति वर्ष हर साल मिलते हैं वहाँ पर अमेरिका के किसानों को। सस्ते आयात से छोटे और सीमांत किसानों की आमदन घट जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। निर्यात पर असर पड़ेगा। यदि अमेरिका भारतीय उत्पादों पर 26% टैरिफ लगाता है, तो भारतीय कृषि निर्यात, जिसमें समुद्री खाद्य, प्रसंस्कृत खाद्य महंगे हो जाएंगे, जिससे निर्यातक किसानों को नुकसान होगा। घरेलू किसानों पर दबाव बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिससे सस्ते आयातित कृषि उत्पाद, अमेरिकी अनाज के कारण भारतीय किसानों को मूल्य प्रतिस्पर्धा में नुकसान हो सकता है। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर जीरो टैरिफ होगा तो बाहर अमेरिका से जो भी अनाज, जो कुछ भी आएगा भारत में, अब वो उसकी कीमत कम होगी, क्योंकि भारतीय जो यहाँ पर घरेलू अनाज होगा उसकी कीमत ज़्यादा होगी। तो इस वजह से लोग क्या करेंगे, सस्ती चीज़ खरीदना प्रेफर करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि अमेरिका की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमत उनकी जो यहाँ पर कह लीजिए इंपोर्ट बढ़ जाएगा, जिससे किसानों के साथ आम जनता को भी नुकसान होगा, क्योंकि आम जनता का जो रोजगार वाला सिस्टम है वो बंद हो जाएगा। बाजार में अस्थिरता बढ़ जाएगी। विकसित देश, जिसमें अमेरिका को किसानों को भारी सब्सिडी मिलती है, जिससे उनकी लागत कम हो सकती है और भारतीय किसानों के लिए असमान प्रतिस्पर्धा होगी। खाद्य सुरक्षा पर भी खतरा हो जाएगा। सस्ते आयात से घरेलू उत्पादन प्रभावित होगा, जिससे न्यूनतम समर्थन मूल्य और खाद्य सुरक्षा योजनाएं जोखिम में पड़ सकती हैं। अब देखिए, खाद्य सुरक्षा पर जोखिम भी होगा। कैसे? भारत की जो खाद्य सुरक्षा योजना है, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस है, घरेलू अनाज उत्पादन पर निर्भर है। सस्ते आयात से स्थानीय उत्पादन कम होगा, जिससे पीडीएस और अन्य कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित होंगी। दीर्घकालिक रूप से आयात पर निर्भरता भारत की खाद्य आत्मनिर्भरता को कमजोर कर सकती है। रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था। भारत में कृषि क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है। जीरो टैरिफ से स्थानीय उत्पादन प्रभावित होंगे, जिससे ग्रामीण रोजगार और मंडी व्यवस्था पर बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ जाएंगी, जिसमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे अनाज उत्पादक राज्य के किसान सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि ये क्षेत्र गेहूं, चावल के प्रमुख उत्पादक हैं। वहीं पर दक्षिण राज्यों में मसाले, नकदी फसल उत्पादक जो वो कम प्रभावित होंगे। डेयरी क्षेत्र क्या होगा? डेयरी क्षेत्र में जो 70 मिलियन से अधिक किसानों को रोजगार देता है। अमेरिकी डेयरी उत्पाद, जिसमें स्किम्ड मिल्क पाउडर से प्रभावित होगा। तो अमेरिका से जो सामान यहाँ पर आएगा उसकी कीमत कम होगी, जिससे क्षेत्रीय असमानताएं भी बढ़ जाएंगी। पर्यावरणीय प्रभाव पड़ेगा। सस्ते आयात से स्थानीय उत्पादन कम होने से कृषि भूमि का उपयोग कम हो जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जैव विविधता पर असर पड़ेगा, और ये एक पर्यावरणीय प्रभाव को भी दिखाता है। इसके अलावा किसानों को तो जो नुकसान होगा, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ेगा। तो सरकार के रेवेन्यू में भी कमी आ जाएगी। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में स्ट्रेटेजिक स्टडीज प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर विवेक मिश्रा के अनुसार सरकार के पास 3 तरीकों से रेवेन्यू आते हैं: टैक्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट में। अभी अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 2024-25 में भारत ने अमेरिका को 86.51 बिलियन डॉलर यानी कि 7.4 लाख करोड़ रुपए का सामान एक्सपोर्ट किया था भारत ने। अगर भारत टैरिफ घटा देता है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की तुलना में कम हो जाएंगे। टैरिफ के पैसे से भी सरकार के रेवेन्यू में जो जाते हैं वो भी कम हो जाएगा। इन दोनों बातों से सरकार का रेवेन्यू कम होगा और सरकार को अपना रेवेन्यू बढ़ाने के दूसरे तरीके देखने होंगे। इसका बोझ भी आम लोगों पर आएगा, फिर आम लोगों से टैक्स ज़्यादा लिया जाएगा। घरेलू बाजार में कंपटीशन बढ़ जाएगा। टैरिफ खत्म करने के बाद भारत में अमेरिकी सामान बेचना सस्ता हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ऐसे में ज़्यादा अमेरिकी सामान भारत में आएगा और सामान भारत में बड़े सामान से भी सस्ता होगा। आम आदमी क्या होगा, महंगे घरेलू सामान के बदले सस्ता अमेरिकी सामान खरीदना चाहेंगे।
इससे भारतीय व्यापारियों के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। घरेलू उद्योग जो है वो बंद पड़ जाएंगे और नौकरियां घटेंगी। इससे क्या होगा, घरेलू उद्योग बंद हो जाएंगे। भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार कृषि क्षेत्र देता है, टैरिफ खत्म करने से प्रभावित होगा। इसका सीधा असर इस क्षेत्र में मिलने वाले रोजगार पर पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको भी पता है तो भारत एक क्या है, कृषि प्रधान देश है। मतलब यहाँ पर कृषि सबसे ज़्यादा होती है और रोजगार भी कृषि में सबसे ज़्यादा लोगों को मिलता है। अन्य क्षेत्रों में भी जब फॉरेन कंपटीशन बढ़ जाएगा तो भारतीय कंपनियों को नुकसान होगा, जिससे नौकरियां घटनी शुरू हो जाएंगी। अब देखिए, इससे और एक इफेक्ट पड़ेगा, भारत का जो रुपया है वो भी कमज़ोर हो सकता है। ज़्यादा इंपोर्ट का मतलब है कि डॉलर की डिमांड ज़्यादा होगी, इससे रुपया कमज़ोर हो जाएगा, भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। ऐसा होने पर अमेरिका से सामान खरीदने के लिए भारत को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो रुपए की कीमत कम हो जाएगी। अब देखिए, क्या इन सभी चीज़ों को देखते हुए फिर भी भारत सरकार टैरिफ खत्म करेगी? तो विवेक मिश्रा के मुताबिक उन्होंने कहा है कि ट्रंप की राजनीति प्री इम्पेटिव है, यानी कि भारत कोई घोषणा करे इससे पहले वे उस बारे में घोषणा कर देते हैं। सीज फायर के दौरान भी ट्रंप ने ऐसा किया था, फिर भी कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार बिल्कुल ही टैरिफ खत्म कर देगी। टैरिफ में थोड़ी बहुत ही छूट दी जा सकती है, और वो कहते हैं कि इंडिया का ये मानना है कि हम टैरिफ में छूट दे सकते हैं, लेकिन ट्रंप के सामने नतमस्तक नहीं होंगे, उसके सामने नहीं झुकेंगे। कई सेक्टर्स है जैसे कि स्टील, दवाओं में टैरिफ में छूट देने की बात हो सकती है, लेकिन कृषि जैसे सेक्टर जो कि भारत में बहुत संवेदनशील है, इंटरनल पॉलिटिक्स का मुद्दा है, किसानों के प्रोटेस्ट होते रहते हैं, यहाँ पर ज़ीरो टैरिफ करना मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, अगर ऐसा कुछ होता है, आपने पीछे भी देखा ही होगा किसान आंदोलन हुआ था, अगर ऐसा कुछ होगा तो सभी भारत के किसानों को नुकसान होगा। इस वजह से किसान फिर आंदोलन प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ट्रंप से डील करने के लिए भारत के पास एडवांटेज यह है कि वह अमेरिका से $45 बिलियन के ट्रेड सरप्लस पर खड़ा है। ट्रेड में छूट देने से अगर भारत का सरप्लस घटकर $25-30 बिलियन भी हो जाता है तो भारत को उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो भारत को इतना नुकसान नहीं होगा। भारत में अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बढ़ने से और जिसे सेक्टर में टैरिफ बढ़ाया गया उसका एक्सपोर्ट बढ़ा देने से बैलेंस हो जाएगा। वहीं पर ट्रंप को एक नंबर दिखाई देगा कि ट्रेड सरप्लस कम हुआ है। अब देखिए, जीरो टैरिफ लगाने से क्या भारत को कोई फायदा हो सकता है? सबसे पहला कि टैरिफ खत्म होने से भारत में अमेरिकी सामान बहुत सस्ता हो जाएगा। भारत अमेरिका से पेट्रोलियम, क्रूड, गोल्ड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स और कोयला जैसी चीज़ें खरीदते तो इनकी कीमत कम हो जाएगी। टैरिफ कम होने से ये चीज़ें सभी सस्ती हो जाएंगी। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अगर भारत अमेरिका के साथ ज़ीरो टैरिफ की डील कर लेता है तो डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 26% टैरिफ नहीं लगाएंगे, तो जो ट्रंप की टैरिफ नीति है वो इस पर भारत पर लागू नहीं होगी। इससे अमेरिका में एक्सपोर्ट करना भारत के लिए आसान हो जाएगा और भारत ज़्यादा सामान अमेरिका एक्सपोर्ट करेगा। साथ ही ट्रंप की ये बात मानी जाए, अगर भारत ट्रंप को भारत में निवेश करने के लिए भी राजी कर सकता है। टैरिफ कम होने से ज़्यादा अमेरिकी सामान भारतीय मार्केट में आएंगे, इससे भारतीय खरीदारों को घरेलू सामानों का विकल्प मिल जाएगा। अभी अगर हम देखें, भारत अमेरिका का 10वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हालांकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा है। 24-25 में भारत ने अमेरिका से $45.33 बिलियन यानी कि 3.8 लाख करोड़ रुपए का सामान इंपोर्ट किया था। अब देखिए, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के टैरिफ पर चर्चा करने पर अमेरिका जाएंगे ये। डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ पर जो 90 दिन की रोक लगाई है उसमें से लगभग आधा समय बीत चुका है। ऐसे में भारत को जल्दी ही अमेरिका के साथ बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट BTA की शर्तों फाइनल करनी होगी। पीयूष गोयल इस बात पर अमेरिका गए हुए हैं। अभी 17 से 20 मई के दौरान उनका दौरा चल रहा है वहाँ पर। तो 12 मई को भारत ने वर्ल्ड बैंक से कहा था कि अमेरिका के स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगाने से उनका $7.6 बिलियन यानी कि 65,000 करोड़ रुपए का निर्यात प्रभावित होगा। ऐसे में भारत भी अमेरिकी सामान पर टैरिफ लगाने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। मीटिंग में इस मुद्दे पर अभी बातचीत हो सकती है। अब देखिए, BTA में सिर्फ अमेरिका का फायदा होने वाला है, ये बात दिख रही है कि बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो दोनों देशों के फायदे के लिए होता है,
ये पहला एग्रीमेंट है जहां पर हमारा साथी देश सिर्फ उसके फ़ायदे की बात कर रहा है, हमारे फ़ायदे की बात नहीं हो रही है। भारत सरकार को चाहिए कि वो कहे हम इम्पोर्ट ड्यूटी घटाएंगे, जब हमें सही लगे, हम अपने इस मतलब हम जब इससे हमें फ़ायदा होगा तब हम घटाएंगे। ये नहीं होना चाहिए कि आप हमें आदेश दें, मतलब आप हमें ऑर्डर दें और हम ड्यूटी कम कर दें। तो ये तो भारत की जो संप्रभुता उसको भी खतरा है, मतलब कि संप्रभुता तो फिर इस तरह से ख़त्म हो गई। भारत के पास स्वतंत्र रूप से कोई भी फैसला करने का अधिकार ही नहीं है। अगर ट्रंप ने कुछ ऑर्डर दे दिया, अगर हम फिर मानना पड़ गया, तो इससे संप्रभुता कैसी भारत को? सरकार को भारत में रोजगार और इनकम बचाने का अधिकार है। ट्रंप अगर हमारे मार्केट में घुसना चाहते हैं तो उन्हें इसका दाम देना पड़ेगा। अब देखिए, इसके लिए बहुत सारी चुनौतियां भी सामने आती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घकालिक कुछ चुनौतियों की। इसमें भी किसान आंदोलन का जोखिम बढ़ जाएगा। एमएसपी और आय की सुरक्षा को लेकर पहले ही किसान आंदोलन देखा था हमने 2020-21 में, जो 3 काले कानून आए थे, जो आप बिल कह लीजिए, 3 बिल या कानून। जीरो टैरिफ से असंतोष बढ़ सकता है, जिससे सामाजिक राजनीतिक अस्थिरता हो सकती है। आयात निर्भरता बढ़ेगी। इसमें यदि घरेलू उत्पादन कम होता है तो भारत को दीर्घकालिक में अमेरिकी आयात पर निर्भरता बढ़ सकती है, जो कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, जिसमें 2022 की यूक्रेन संकट की बात है, उसके दौरान जोखिम पैदा किया जाएगा। सब्सिडी असमानताओं के विश्व व्यापार संगठन WTO नियमों के तहत भारत की कृषि सब्सिडी जो है सीमित है 10% तक, जबकि अमेरिका की सब्सिडी अधिक लचीली है। ये भारतीय किसानों के लिए असमान स्थिति पैदा कर सकती है। इसके लिए सुझाव और नीतिगत उपाय क्या हो सकते हैं? किसानों के लिए सुरक्षा करनी होगी भारत सरकार को, जैसे कि MSP को कानूनी गारंटी देनी होगी, इसे वैश्विक कीमतों के अनुरूप समायोजित करना होगा। छोटे किसानों के लिए प्रत्यक्ष आय सहायता, जिसमें PM किसान को बढ़ाना और बीमा योजना का विस्तार करना। तो निर्यात प्रोत्साहन करना होगा। अमेरिकी बाजार के लिए भारतीय उत्पादों को प्रमोट करने के लिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग जैसे कि इंडिया ऑर्गेनिक अभियान चलाने होंगे। निर्यात उन्मुख बुनियादी ढांचे, जिसमें कोल्ड स्टोरेज, बंदरगाह में निवेश। आयात नियंत्रण करना होगा। गुणवत्ता मानक और गैर टैरिफ बाधाएं जैसे कि फाइटोसैनिटरी नियम लागू करके सस्ते आयात को नियंत्रित करना होगा। संवेदनशील उत्पाद, जिसमें डेयरी, अनाज, इसके लिए सीमित टैरिफ छूट को बड़ा करना होगा। कृषि सुधार किए जा सकते। उत्पादकता बढ़ाने के लिए डिजिटल कृषि, जैविक खेती, जलवायु अनुकूल तकनीकों को बढ़ावा देना होगा। किसान उत्पादक संगठन, जिसमें FPOS को मजबूत करके छोटे किसानों की सौदेबाजी की शक्ति को भी बढ़ाना होगा। तो ये सुझाव किए जा सकते हैं। अब देखिए, PM किसान योजना क्या है? इसमें 2 योजना की बात आई है। एक तो PM किसान योजना, दूसरा है FPOS। ठीक है, तो इन दोनों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे PM किसान योजना क्या है, इसका पूरा नाम क्या है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है। एक पहल है जो कि छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता, फाइनेंशियली उनको हेल्प देती है। इस योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी। अभी इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों की आमदनी बढ़ाना और आर्थिक स्थिति को और ज़्यादा मजबूत करना। वित्तीय सहायता कैसे मिलती है? पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। आपने वो सुना होगा कि जो मोदी सरकार के द्वारा जो इंस्टॉलमेंट आती हैं अकाउंट्स में, तो उसमें क्या है कि 2,000 दिए जाते हैं 4 महीने के बाद। ये राशि हर एक जो किसान है उनके अकाउंट्स में दिए जाते हैं, तो इससे उनकी फाइनेंशियल हेल्प होती है। यह राशि 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में हर 4 महीने के बाद दिए जाती है। सीधे किसान के बैंकों के खातों में DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से जमा की जाती है। कैश नहीं मिलता इसमें, किसी भी 3 पार्टी के थ्रू ये फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलती है। डायरेक्ट जो भारत सरकार है वह किसानों के जो अकाउंट्स हैं उनमें ट्रांसफ़र कर देती है। इसकी पात्रता, मतलब इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है? छोटे और सीमांत किसान है जिसके पास 2 हेक्टेयर मतलब कि 5 एकड़, लगभग 5 एकड़ तक की कृषि योग्य भूमि, और इस योजना के लिए वह पात्र है। योजना में केवल उन किसानों को शामिल किया जाता है जिनका नाम भूमि रिकॉर्ड में दर्ज है, मतलब जिनका जो
नाम है। अभी तो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो जिन किसानों के पास ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड है, मतलब ऑनलाइन जिन किसानों का चढ़ा हुआ है कि इस किसान के पास इतने एकड़ ज़मीन है, 5 एकड़ से कम होनी चाहिए, तो उनको ही ये लाभ मिलेगा। जैसे कुछ श्रेणियां हैं जिसमें उच्च आय वर्ग है, सरकारी कर्मचारी, पेंशन भोगी हैं। 10,000 रुपये से अधिक पेंशन लेने वाले इस योजना के लिए पात्र नहीं है। जिनको पहले से किसी प्रकार की पेंशन मिलती है, या कोई सरकारी नौकरी करता है, या जिसकी आमदनी बहुत ज़्यादा है, जो बहुत अच्छे एलीट वर्ग से मतलब बिलोंग करता है, तो उसको ये फ़ायदा नहीं मिलेगा। और इसमें एक चीज़ आप समझ लीजिए, ये ऑनलाइन रिकॉर्ड का काम क्या है, मतलब कि मान लीजिए ये एक किसान है, ठीक है, इसके पास भूमि है 6 एकड़, मान लीजिए 6 एकड़ इसके पास भूमि है। तो अब क्या है कि मान लीजिए अब इसके 2 बेटे हैं, है ना, 2 बेटे हैं। तो अब अगर इस किसान को पहली बात तो इसके पास 6 एकड़ भूमि है, इसको तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब इसके जो 2 बेटे हैं वो चाहते हैं और रजिस्ट्रेशन कराने की, हमें भी हमारे खाते में पैसे आने चाहिए, है ना, सभी को फ़ायदा मिल रहा है, तो इनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक जो ज़मीन है वो इस किसान के नाम पर ही है, ऑनलाइन इसी किसान के नाम पर ही अभी तक रिकॉर्ड दर्ज किया हुआ है। अगर ये किसान दोनों में बराबर बांट दे, इसे भी 3 एकड़, इसे भी 3 एकड़, फिर इनका ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर इनको भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये रिकॉर्ड दर्ज करवाना बहुत ज़रूरी, अगर आप इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं। इसकी आवेदन प्रक्रिया है, इसको हम कैसे, मतलब कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन या कैसे अप्लाई कर सकते हैं। pmkisan.government.in की एक वेबसाइट है, इस पर आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए किसान अपने जो नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं या स्थानीय कृषि कार्यालय होते हैं, जहाँ पर कृषि सेंटर बने होते हैं, उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण लगता है पूरी तरह से, और भूमि दस्तावेज, कागजात जैसी जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लेते हैं। इसके लाभ क्या है, यह योजना किसानों को खेती के लिए बीज, खाद और अन्य संसाधनों की खरीद में मदद करती है। 2025 तक इस योजना के तहत लाखों किसानों को लाभ मिल चुका है, और सरकार समय समय पर पात्रता प्रक्रिया को और सरल करती रहती है। सरकार ने इस योजना के तहत KYC को भी जरूरी कर दिया, ताकि केवल वास्तविक किसानों को ही लाभ मिले, क्योंकि कई ऐसे किसान थे जो कि बिल्कुल मतलब कि बिना किसी प्रूफ के या किसी तरह से हर एक को ये लाभ मिल रहा था। लेकिन अभी KYC की तहत सिर्फ जो वास्तविक किसान है, मतलब जो कि सही में इस चीज़ के हकदार है, उनको फ़ायदा मिलेगा। समय समय पर सरकार किश्तों की स्थिति, पात्रता की जांच के लिए अभियान चलाती रहती है। तो अब देखिए किसान कैसे, मतलब कोई भी कैसे जांच कर सकता है। pmkisan.government.in पर जाकर अपने आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर के साथ अपनी किस्त की स्थिति जांच सकते हैं कि आपके पास खाते में कितनी किस्तें आ चुकी हैं। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है स्क्रीन पर। अगर आपको हेल्पलाइन नंबर मतलब ये चाहिए तो आप इस पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ये टोल फ्री नंबर होता है। अब देखिए FPOS क्या है, ये पीछे हमने किया था PM किसान योजना, अभी FPOS क्या है, मतलब कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसान उत्पादक संगठन है, जो कि एक ऐसी संस्था है किसानों द्वारा बनाई जाती है ताकि अपनी कृषि उपज के लिए बेहतर बाजार, संसाधन, मोल भाव की शक्ति प्राप्त कर सके। FPO का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को एकजुट करके उनकी आमदनी बढ़ाना, लागत को कम करना और बाजार तक उनकी पहुंच को आसान बनाना है। FPO की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, संगठन का स्वरूप कैसा है इसका। FPO के किसानों का एक समूह होता है जो कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के तहत सरकारी समिति अध्ययन के तहत पंजीकृत किया गया था। यह स्वैच्छिक संगठन होता है जिसमें किसान सदस्य सक्रिय रूप से नीति निर्माण में भाग लेते हैं। इसका उद्देश्य किसान को बीज, उर्वरक, मशीनरी, तकनीकी सहायता प्रदान करना, बाजार से सीधा संपर्क स्थापित करना, बिचौलियों को हटाना, सामूहिक खरीद और बिक्री के जरिए लागत कम करना और मुनाफे को बढ़ाना। लाभ क्या है इसका, बेहतर मोल भाव किया जा सकता है। इसमें FPO के जरिए किसान सामूहिक रूप से खरीदारों और आपूर्तिकर्ताओं से बातचीत कर सकते हैं। बाजार में पहुंच बढ़ेगी, बड़े बाजारों तक पहुंच और उपज की बेहतर कीमत होगी। आर्थिक लाभ, सामूहिक खेती और संसाधन उपयोग से लागत में कमी आएगी। जोखिम प्रबंधन, बाजार उतार चढ़ाव और अनिश्चितताओं से सुरक्षा होगी। सरकारी समर्थन, भारत ने 2020 में 10,000 FPO योजना शुरू की थी, जिसके तहत 6,865 करोड़ रुपए के बजट के साथ नए FPO बनाए जा रहे हैं। स्मॉल फार्मर्स आर्गी बिजनेस
एग्री बिजनेस कंसोर्टियम SFAC और नाबार्ड FPO के संगठन और प्रचार में सहायता करते हैं। ये जो संगठन है स्मॉल फार्मर्स एंड एग्री बिजनेस, तो ये हेल्प करेंगे नाबार्ड FPO के गठन को। FPO को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत विशेष ब्रांडिंग और निर्यात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके लिए चुनौतियां क्या है? वित्तीय सहायता की कमी हो सकती है क्योंकि बैंक FPO को आसानी से ऋण नहीं देते हैं। मंडियों में लाइसेंस प्राप्त जो व्यापारी हैं उनके द्वारा विरोध किया जाएगा। प्रबंधन और नियमित आपूर्ति की समस्याएं आ सकती हैं। उदाहरण के तौर पर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में FPO ने बीज उत्पादन और MSP खरीद में अच्छे परिणाम दिए हैं और वेलियांगरी उझावन FPO कोयम्बटूर ने किसानों को तकनीकी और विपणन सहायता प्रदान की है। स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ FPO की है। FPO की स्टेट वाइज कितने स्टेट में कितने FPO हैं आप अपने स्टेट का चेक कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो केरल में अभी तक ऐसी कोई स्कीम लागू नहीं की गई है। आप देख सकते हैं केरल में ऐसा कोई भी संगठन नहीं है। जीरो टैरिफ के संदर्भ में FPO का क्या है रोल है? जीरो टैरिफ नीति से सस्ते अमेरिकी कृषि उत्पाद भारतीय बाजार में आएंगे, जो FPO के सदस्य किसानों की उपज की मांग और कीमत को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि FPO सामूहिक ताकत के कारण किसानों को बेहतर बाजार और रणनीति और प्रतिस्पर्धा में मदद कर सकता है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, जिसमें हमने देखा कि जो जीरो टैरिफ अगर नीति लागू होती है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसानों पर होगा और उसके बाद भारत की जितनी भी अर्थव्यवस्था सभी पर किसी न किसी तरीके से इफेक्ट पड़ेगा। तो मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।